हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के शॉर्ट नोट और प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमने लिए हुए हैं घटना चक्र के बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी तक था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान, जिसका कार्यकाल कितना था? 1717 से 1727 ईस्वी था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की थी, जो स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अलीवर्दी खान, जिसका कार्यकाल था 1740 से 1756, ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। किसके मृत्यु के बाद? अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद, जिसका कार्यकाल था 1740 से 1756। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना के समय शासक कौन था। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी और शासन था सिराजुद्दौला। शासक था सिराजुद्दौला। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए थे और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। एक कमरा था 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा। उस कक्ष में 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। इसी घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यह क्वेश्चन आता है। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पलासी। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। क्लाइव जो है वो बंगाल में 2 कार्यकाल के लिए गवर्नर था। पहला कार्यकाल था 1757 से 1760 ईस्वी और दूसरा था 1765 से 1767 ईस्वी। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। किसने इलाहाबाद की संधि की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो मीर कासिम था, जिसका कार्यकाल था 1760 से 1763 ईस्वी। सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए।
22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसिस टार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के एम पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। चलिए अब इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान था, मुर्शिद कुली खान था, अलवर्दी खान था या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, मतलब गवर्नर था, मुर्शिद कुली खान। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार या गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? तो कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लत की सेना नायकत्व में थी। नवाब की अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से यह मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्ष को एक हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा
में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो लड़ा गया था वह था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो प्लासी का युद्ध, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता प्लासी के युद्ध को ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कई राज्यों के पीसीएस में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था देश के युद्ध में। तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को कब पराजित किया गया था? तो प्लासी के युद्ध में 1757 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था? तो किसे कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। और किसके द्वारा कहा गया था? तो विलियम पिट के द्वारा कहा गया था। विलियम पिट ने कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे वर्तमान में पलासी के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो था वो बक्सर का युद्ध था, जो 1764 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध में ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा युद्ध भारत
में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। अभी हमने ऊपर देखा है कि भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध समझा जाता है ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14 है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध जब हुआ तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय और उस बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। इलाहाबाद की दूसरी संधि, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 को। के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल था 1837 से 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने। किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट। और उस मुगल सम्राट का नाम क्या था? तो उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव उस समय गवर्नर था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की या पूछा जा रहा था? 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए सही आंसर है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नज्म-उद-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही इसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए?
तो 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की दीवानी प्रदान करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक तथा सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीता पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसुफौदौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या पूछा जा रहा है? तो राजा टिकैत राय नवाब आसुफौदौला के अर्थ मंत्री थे, सही है। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, यह भी सही है। तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। राजा टिकैत राय नवाब आसुफौदौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई थी। उदारता आसुफौदौला के दीवान राजा टिकैत राय एवं राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरगंज जंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया था। अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1749 में लड़ा गया था। फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। अंबर युद्ध लड़ा गया था 1749 में, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली। काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के और किसके मध्य युद्ध हुआ था? तो फ्रांसीसियों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, तो सही सुमेलित पूछा गया है हमसे। तो बक्सर का जो युद्ध था वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, क्लाइव के साथ नहीं हुआ था। ये हमारा ऑप्शन गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। और छिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, तो छिलियावाला का जो युद्ध था वो उसका नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और किसके साथ युद्ध हुआ था? तो सिख सेना के साथ युद्ध हुआ था। तो ये भी ऑप्शन गलत है। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था।
वांडीबाग का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग्म ही सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठा ने किया था। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के एमसीक्यूज क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स देखे हैं हमने। अगली वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।